जम्मू कश्मीर में सही समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के वादे के अनुसार जम्मू कश्मीर को सही समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू में रोड शो के दौरान नड्डा ने भाजपा शासन के तहत जम्मू क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जबरदस्त सुधार को रेखांकित किया गया। नड्डा ने क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी के समर्पण की प्रशंसा की और जम्मू और उसके लोगों की बेहतरी के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आगे नड्डा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। उनके माध्यम से यह तय होता है कि देश को किस दिशा में जाना है, प्रदेश को किस दिशा में जाना है। लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा जी, ललित महाजन जी, इंडस्ट्री के हमारे अध्यक्ष परगाल साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारी मात्रा में मातृशक्ति दोस्तों, साथियों, मेरा सौभाग्य है कि आज राकेश जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को हम सबको सुनने का मौका भी मिलेगा। शुरू से लेकर ही माननीय अध्यक्ष जी का जुड़ाव जम्मू कश्मीर से रहा है। जब वो पार्टी के महामंत्री थे प्रभारी के तौर पर, उसके बाद केंद्र में मंत्री के तौर पर, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है। और जितना कार्य मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के लिए, मुझे आज मैं माननीय नड्डा जी के साथ एक कार्यक्रम में जा रहा था, एक फ्लाईओवर के ऊपर थे। आपने मुझसे पूछा कि इस फ्लाईओवर को बने हुए कितना समय हुआ है, तो मैंने कहा कि ये वही फ्लाईओवर है जिसका एक डेपुटेशन हम सभी सीनियर लीडर्स आपके पास लेकर आए थे। तो आप हमें गडकरी जी के पास लेकर गए थे और आज उसी पुल के ऊपर मात्र 5 मिनट में हम लोगों ने 6 किलोमीटर का सफर जो था वो तय किया। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, क्योंकि कभी भी हमें कोई भी जम्मू कश्मीर के विषय में अगर कोई दिक्कत आती थी, कोई प्रॉब्लम आती थी, या हमें लगता था कि हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, मात्र टेलीफोन पर से वो कार्य हम लोगों के पूर्ण होते थे। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपका मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता रहता है और हमारे इस सारे समाज को जो है वो मिलता रहता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको एक और कार्यक्रम में जाना है और हम सब भी उस महान विभूति को सुनने के लिए आए हैं जिनके कंधे के ऊपर पूरे देश भर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो भार है। मैं पुनः उनका इस कार्यक्रम में, इस इंटेलेक्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं निवेदन करूंगा शेर डुग्गर और कैबिना में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का आए और अपना संबोधन दें। धन्यवाद राकेश जी। समय का अभाव था तो इसलिए मैं हमारे बीच में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, जस्टिस कोहली साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सत्य शर्मा जी, यहाँ पर मंच पर बैठे हुए महानुभाव पद्मश्री मोहन सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा साहब और इस जम्मू नगरी के सभी वरिष्ठ महानुभाव नागरिक, हम और आप हम सब नड्डा जी को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। केवल इतना कहना है कि नड्डा जी के आयोजन में ही इस तरह का कार्यक्रम हो सकता था, और वो इसलिए कि ये जम्मू से भलीभांति परिचित हैं और जम्मू वाले इनसे परिचित हैं। और मुझे याद नहीं आता कि कितने बरस गुजर गए जब से इनका आना जाना जम्मू में रहता था। जब ये हिमाचल में थे तो तब भी ये हमारे पालक बन करके, कभी प्रभारी बन करके
हमारा मार्गदर्शन करने यहाँ रहते थे। चुनाव में या कोई आंदोलन होता तो तब भी इनको, आतंक के दिनों में हम इनको यहाँ पर निमंत्रित करते और कभी इन्होंने हमें निराश नहीं किया। फिर जब ये केंद्र में चले गए और राष्ट्रीय महामंत्री बने तो जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी देखने लगे। उन दिनों पार्टी में साधनों का अभाव था। इतने बड़े सभागृह में कार्यक्रम जैसे राकेश जी कर रहे नहीं होता था। तो मालूम नहीं अध्यक्ष जी को याद है कि नहीं, इनको सुबह गर्म पानी से स्नान करने का स्वभाव था। तो सर बड़ी पुरानी बात है, कई बरस हो गए। तो हमने बड़ा प्रयास करके एक व्यवस्था की कि सुबह गीज़र फिटफाट हो, और वो आज तक मुझे नहीं भूली कि वो शर्मिंदगी का बायस बन गया कि सुबह जब ये गए तो गीज़र ही ख़राब हो गया। यानी कहने का तात्पर्य कि इतना लंबा जर्नी रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इस संगठन का, कि कार्यकारिणी जहाँ फर्श पर बैठ कर के होती थी आज इन होटलों में, और ये इसी तरह इसीलिए संभव हो पाया कि हमें नेतृत्व मिला आदरणीय नड्डा जी से, पूरी तरह ज़मीन से जुड़े हुए, लेकिन साथ ही साथ हर सूझबूझ, हर समझ रखने वाले और हर कार्यकर्ता को उसकी प्रतिभा, उसके स्वभाव के अनुसार उसका मार्गदर्शन करने वाले हैं। अभी सत्य जी ने कहा कि जम्मू का इन्हें हर प्रकार का स्वभाव भी परिचित है, जम्मू के लोगों की प्रवृत्तियां क्या हैं, उनकी कमज़ोरियां क्या हैं, वो भी इन्हें मालूम है। तो इसीलिए हमें संभव हुआ कि जम्मू को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मिला। शायद आपको याद होगा कि पहले एम्स केवल अवंतीपुरा श्रीनगर के लिए मंजूर हुआ था। फिर यहाँ पर एक आंदोलनात्मक मूड बन गया पूरे शहर में। तो हमने जब बात रखी आदरणीय नड्डा जी के आगे, तो यकीनन उससे पहले उसका कोई उदाहरण नहीं था। किसी भी राज्य में एक से अधिक एम्स नहीं थे, और यूनियन टेरिटरी में तो था ही नहीं, कहीं एक आध को छोड़ करके। तो चूँकि ये जम्मू के स्वभाव से वाकिफ़ थे, इन्होंने फिर प्रधानमंत्री जी से बात की, तो मोदी जी भी कहने लगे कि मैं तो जानता हूँ जम्मू को अच्छी तरह, मैंने वहाँ काम किया, अगर श्रीनगर को दिया है तो जम्मू को भी देना पड़ेगा। तो हमारा सौभाग्य के प्रधानमंत्री मोदी जी थे और स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी थे, आज हमें यहाँ एम्स मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके आने से हमें एक अपनापन, जैसे परिवार का सदस्य हमारे बीच है, ऐसा लगता है। बहुत अधिक नहीं कहना, हम सब उनको सुनने आए हैं। एक बार पुनः अपनी ओर से, हम सब की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं माफ़ी चाहूँगा अध्यक्ष जी, मैं आपको नई जिम्मेवारी संभालने के लिए तमाम जम्मू वासियों की ओर से, जो आपने हेल्थ डिपार्टमेंट संभाला है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूँगा, जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस प्रमोद कोहली जी से अपना संबोधन दें और हमें मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। माननीय, क्या था? जातिवाद, संप्रदायवाद, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल, भाई भतीजावाद, करप्शन। दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। भाई भतीजावाद था, परिवारवाद था, भ्रष्टाचार था, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट था। ये सब चीजें मौजूद थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने देश पर शासन संभालने के साथ साथ पॉलिटिक्स ऑफ प्रो पीपल, पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस, पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आने का काम किया। तो वो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बात को समझना चाहिए। परिवारवाद को समाप्त किया, जातिवाद को चैलेंज किया,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक मंच पर सबको लाने का प्रयास किया, अपीजमेंट के पॉलिटिक्स को समाप्त किया और अकाउंटेबल पॉलिटिक्स, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इसको लाने का काम किया, प्रो पीपल बनाने का काम किया, प्रो एक्टिव बनाने का काम किया, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हम परफॉर्मेंस की दृष्टि से देखें तो मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, आज अभी एक जनसभा में गया था, वहां भी मैंने चर्चा की, यहां भी मैं करना चाहता हूं। कोरोना के बाद सारी दुनिया में मंदी आई, कोई देश कोरोना की चपेट से बच नहीं पाया। आज अमेरिका की आर्थिक स्थिति डमाडोल है, आज ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक स्थिति डमाडोल है, पूरा यूरोप मुसीबत में है, जापान मुसीबत में है, चाइना मुसीबत में है, सारे देश मुसीबत में हैं। लेकिन अकेला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है द ओनली ब्राइट स्पॉट वी सी दैट इज इंडिया। द ओनली ब्राइट स्पॉट। और मॉर्गन स्टैनली बोलते हैं द फ्यूचर लाइज विथ इंडिया। यानी जो आपदा थी, जो हमारे ऊपर ट्रेजेडी थी, जो पेंडेमिक था, उसको अवसर में बदलने का, अपॉर्चुनिटी में बदलने का काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। इसको हमको समझना। आपको याद होगा जब कोरोना आया था तो सब लोग बोल रहे थे पैसे बांटो, पैसे बांटो, पैसे बांटो, पैसे बांटो। कांग्रेस पार्टी वाले बोलते थे डोल्स 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 डोल्स, नथिंग नथिंग नथिंग। और अमेरिका ने भी यही किया, यूरोप ने भी यही किया, जापान ने भी यही किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया। भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में कहा नहीं, हम लोगों को खड़ा करने में पैसा लगाएंगे। और आपको याद है कि 1,25,000 करोड़ रुपए का उस समय 1,25,00,000 करोड़ रुपए का उस समय इन्वेस्टमेंट किया गया और फार्मर्स को खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, एमएसएमई सेक्टर को खड़ा किया, जो कमजोर लोग थे उनको खड़ा किया। और तब से लेकर अभी तक 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो आप देखेंगे हम लोगों ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा, जो ग्रोथ रेट थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया। और उसी तरीके से अगर हम देखें कि इस सारे चेंज में जो नेतृत्व का रोल था वो बहुत बड़ा था, जिसको आगे उन्होंने बढ़ाने का काम किया। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस किया। और आज हम ये कह सकते हैं, और आपके साथ हम आज 3 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी बन गए। हम 11वें नंबर पर खड़े थे ना, 11th पोजीशन था हमारा। और हम एक ही छलांग में मोदी जी के नेतृत्व में, जिस इंग्लैंड ने हमें 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके नाउ इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वेट फॉर द टाइम। आपने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। इसी टर्म में मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बन जाएगा। इसको भी ध्यान